नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन नवीन को ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। 45 साल के नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं। फोकस बंगाल और तमिलनाडु पर है और ये कह दिया गया कि साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान यहां पर मिला है। और मोदी का बड़ा बयान, अब मैं आप देखिए किस तरह से काम तो कर रहा हूं लेकिन वे मेरे बॉस हैं। तो कांग्रेस अपने पतन की जिम्मेदार खुद है। आज देश को याद नहीं होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है। 1984 में कांग्रेस को 400 से भी ज्यादा सीटें मिली थी और देश ने कांग्रेस को करीब करीब 50% वोट दिया था, लेकिन आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेगी तो पतन के कारणों पर जाना पड़ेगा, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। तो पतन का सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं कांग्रेस। और जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा ही नहीं, तो आप देखिए देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। यानी कि कांग्रेस की बुराइयों से बचना जरूरी रहेगा और उसके बाद ही देश का विकास हो सकता है। लेकिन फिलहाल नितिन नवीन को आज भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पद की किस तरह से सम्मानित उन्हें किया गया है, पद उन्हें दिया गया है। तो नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, लेकिन अब फुल टाइम अध्यक्ष पद का इकलौता नामांकन आप देखिए उन्होंने भरा और निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। ये तो अटकलें पहले से ही तेज थी, नितिन नवीन अध्यक्ष बन सकते हैं और उनका बनना तय है। लेकिन फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहर लगा दी गई, लेकिन सीधा सीधा तंज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर तक कस दिया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें रखी, लेकिन फिलहाल भाजपा के नारों का भी जिक्र किया गया। और सबसे बड़े आप देखिए, सबसे पहले यहां राष्ट्र होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली। हम राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में सोचते हैं। हम खुद सबसे आखिर में हैं और आदर्श पर काम करते हैं। हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है। राजनीति भोग नहीं, त्याग है। राजनीति ऐशो आराम नहीं, तपस्या है। राजनीति कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है और हमें अपने हिस्से का त्याग करना होगा। इसलिए आप देखिए पार्टी आगे बढ़ती है, यानी कि मार्गदर्शन जो पार्टी की तरफ से दिया गया होता है उस पर आगे चलने की कोशिश होती है, चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत योगेश जी। गिनी साहनी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत गिनी जी। नवीन कुमार हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं गिनी जी आप ही के पास आऊंगी। आज नया अध्यक्ष मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पर जमकर आज भड़ास निकाली गई है पीएम की तरफ से। मैडम, मोदी जी ने आज तक करा ही क्या है? पिछले 11 साल से हम उनको देखते आ रहे हैं। कांग्रेस की कमियां गिनवाने में वो माहिर रहते हैं, पर कभी देश के मुद्दों पे बात नहीं करते। भाजपा का कोई भी अध्यक्ष बने उससे देश के हालात थोड़ी ना बदल जाएंगे। भाई, देश के हालात जो बदलने हैं वो तो भाजपा बदलेगी, वो देश की सरकार बदलेगी, वो केंद्र की सरकार बदलेगी। हमें उससे क्या मतलब कि कभी कोई बने या कोई बने अध्यक्ष। भाजपा के अध्यक्ष के परिवर्तन से देश का परिवर्तन नहीं होगा, पहली बात। और मोदी जी को यह संज्ञान लेना चाहिए कि हर बार कांग्रेस को कोसने से बड़ी है कि आप अपने गिरेबान में जाके आपने 11 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपने देश के विकास के लिए क्या किया। आज ये मोदी जी से सवाल उल्टा होना चाहिए, या भाजपा का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में तो फिर भी चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, पर आज की डेट में मोदी जी ने किसका चुनाव करवाया? ये तानाशाही है, वही वाली बात है। एक पार्टी की हुकूमत है, जिसको मन आएगा उसको बनाएंगे, जिसको मन आएगा वो कह रहे हैं कि हटाएंगे। अध्यक्ष पद मिलने से क्या हो जाना है, विकास की बात होनी चाहिए। आप तो सिर्फ कांग्रेस की कमियां गिनवाते हैं, 11 साल से तो आप लोग सरकार में हैं। योगेश जी। जी जवाब देखिए, दीजिए। जैसे कि गिनी जी कह रहे हैं कि वो एक युवा नेता है, ठीक है, और युवा नेता को मौका मिलता ही आया है भाजपा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सीधा निशाना बनाना बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वहां पे एक परिवारवाद चलता आ रहा है और उसमें एक ऐसे नेता को हमने आगे बढ़ाया है जिसने युवा मोर्चा पे एक अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे खड़के जश्न की बात खड़के है जी खड़के और जी के गांधी आपका दिन परिवार बहुत का बहुत हिस्से स्वागत हैं। है।
आप ये बताइए, खड़गे का हिस्सा हैं आप? कह रहे हो परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, खड़गे जी के गांधी परिवार का हिस्सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आजादी से अब तक नहीं के तो काम कांग्रेस के कितने अध्यक्षों के एक बार नहीं, नाम, उनके पिताजी ने कितना आप काम किया। कांग्रेस के 5 बार सिटिंग एमएलए रहे सर, बिहार से, मैं 5 बार आपसे सिटिंग एमएलए मैं आपसे क्या 2010, कहना चाहूँ, 15, 20, नहीं नहीं 25। सर, आप, हमारा नहीं मुद्दा सर ये परिवारवाद, है, देखिए भाजपा को कोई, परिवारवाद में दोबारा सर मौका मिला है उनको। मैं कह रहा हूँ, भाज युवा सर महोत्सव भाजपा जी। युवा को आगे बढ़ाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, भाजपा युवाओं को आगे बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। हम तो मना ही नहीं कर रहे, देश के युवाओं को रोजगार भी दे, ये और भी अच्छी बात है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा के नए अध्यक्ष के बनने से क्या देश के हालात बदल जाएंगे? अब क्या होगा, आप हमें ये बात जी बताइए। बिल्कुल बनेंगे, क्यों ऐसी नहीं कौन बनेंगे। सी रणनीति, एक युवा नेता, ऐसी देखिए कौन सी कांग्रेस रणनीति क्या कांग्रेस भाजपा बार के, बार उन्होंने तो देखिए आते ही देखिए नफरती बयान दे दिया। भाजपा में रहने के लिए, देखिए विनीत जी पाकिस्तान एक जवाब ले बात, लीजिए मुसलमान, अभी ये योगेश जी कहना से। जरूरी है। ठीक है योगेश जी बोलिए, जवाब दीजिए जरा। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो हिंदुत्व को भगाने की कोशिश करती है। भाजपा सबको सबका विकास, सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और युवा नेता ऐसे अगर आगे आएंगे तो देश ही आगे बढ़ेगा। इसमें हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन जी, और अब 5 बार नवीन सिटिंग जी, एमएलए रहे जी बिहार से, जी सबसे आंकलन बड़ी की बात। बात जी आ गई है। कांग्रेस ने अपने समय में कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया, वो तो गिना दिया प्रधानमंत्री ने। उन्हें खुद ही कहा कि 400 सीटें लेकर आती थी कांग्रेस और तकरीबन तकरीबन 50% वोट बैंक भी होता था, वोट प्रतिशत भी होता था। लेकिन आज क्या हालत हो गई है, वो कह रहे हैं आप खुद मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। नहीं, आशा जी, मैं सबसे पहले तो योगेश जी को बधाई दूंगा कि भाई आपकी पार्टी में आपको एक अच्छे और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, हम उनका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाइयां देते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज आती है, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक के 11 वर्ष के कार्यकाल के आप उनके भाषणों को उठाकर देखें। पंडित नेहरू को कोसना, पंडित नेहरू की नीतियों को गलत ठहराना, यही सब वो करते रहे। अब आने के बाद अब आप पंडित नेहरू से डाइवर्ट हुए तो अब आप कांग्रेस पर आ गए। अरे भाई साहब, 11 वर्ष से आप इस देश का नेतृत्व बतौर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने इस देश को क्या डिलीवर किया और क्या कमिट किया था, सवाल इस बात का है। उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। आप कमिटमेंट किए हुए हैं, जो आपने बोला है जनता के बीच में। आपने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, हम नहीं दिया ना आपने, तो उस पर आपको बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं। बुलेट ट्रेन आपकी 2022 में चालू होनी थी, नहीं हुई, अब तो वो प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ गया, नहीं बोलते हैं उस पर। आपने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2022 तक किया था, नहीं हुआ ना। तो जो चीज आप डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है, आप चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल अच्छे, आगे और भी जीते, वो एक अलग विषय है। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि जनता में आप लोकप्रिय हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं। आप देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं, किसी सम्मेलन में बैठे हैं, कोई अच्छे वक्ता अगर बोलते हैं तो उनसे प्रभावित होते हैं। मोदी जी एक बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, इस बात की मैं उनकी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। लेकिन ये है कि केवल डिलीवर करने का जब सवाल आता तो आप कहां डिलीवर कर पाते चलें हैं। योगेश जी दूसरी जवाब चीज कर दीजिए। वो कह रहे हैं डिलीवर क्या किया आप लोगों मोदी ने? जी ने जो कहा, देखिए मोदी जी ने जो कहा है वो डिलीवर किया है। और ये चीज युवाओं ने देखा है, तभी अभी बीएमसी के इलेक्शन में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। उससे पहले बिहार इलेक्शन वो भी जीते। आज का युवा बिना देखे बिना सोचे समझे वोट नहीं देता, उसमें कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी देखता है। और मोदी जी ने जितना भी काम किया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए आप, चाहे सोमनाथ टेम्पल देख लीजिए आप, अयोध्या राम अयोध्या देख लीजिए, जितने भी आप काम देखेंगे सारे हिंदुत्व के लिए काम किए गए हैं और सबका साथ सबका विकास लेके आ काम रही हूँ, किए एक गए सेकंड के हैं। लिए। मुस्लिमों के लिए भी काम किए गए हैं, 3 तलाक पे भी काम किया मुस्लिमों के लिए। इतना चलें कुछ कर गिनी रहे जी हैं, देश को जवाब आगे बढ़ा दीजिए। रहे हैं। उन्होंने गिनवा दिया जो जो काम किए हुए हैं। मैडम, योगेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, देश का युवा आज की डेट में धर्म के मार्ग पे इन लोगों ने इतना अग्रसर कर दिया है कि आज 15 साल के बच्चे से लेकर के 40 साल के युवा की सोच में इन्होंने धर्म घुसेड़ दिया है। आज रोजगार की बात वो लोग नहीं करते हैं, आज मुद्दों हम की नहीं बात वो घुसेड़ा लोग भी नहीं है, करते हैं। देखिए सिर्फ 84 देश दंगों में का, कांग्रेस का एक सिर्फ भी एक हाथ देश का, था, उसमें सिर्फ कांग्रेस की भी दरकार बात, थी। सर बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो ना, आप आप बोल बोलिए, पाओगे ना मैं बोल गिरिजी, पाऊंगा। ये तो बोलिए आप। बात पूरी होने दो ना, आप बोल पाओगे ना मैं बोल पाऊंगा। नहीं, मैं तो आपको याद दिला आप रहा मेरे हूँ। को सुन ले, मैं आपको सुनूंगा। अगर ऐसे बात करनी है तो बात खत्म ही नहीं होगी, ना आपकी ना मेरी, कोई फायदा नहीं होगा, कुत्ते बिल्ली की तरह हम आपस में लड़ेंगे, क्या फायदा। मेरे को बोलने दो, आप जवाब देना, मैं आपकी बात का जवाब फिर दूंगा। आप मेरे को सुनने तो सही आप।
आज मैडम देश के मुसलमान के ऊपर आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, आप मुसलमानों पर जितनी नफरत परोस सकते हो उतना आपका वर्चस्व मजबूत होगा। भाजपा के नेता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो या भाजपा के आरएसएस के आईटी सेल के जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हो, इनका हर भाषण, इनकी हर पोस्ट देश के मुसलमान से जुड़ी होती है, देश के मुसलमान के खिलाफ होती है, आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आज देश के युवा के मन में धर्म के प्रति जो नफरत है, इस्लाम के प्रति, मुसलमानों के प्रति जो नफरत है, उस नफरत की वजह से हिंदू तत्व की राजनीति करके ये लोग वोट जीतते हैं। आज देश का युवा इनको इसलिए वोट नहीं देता कि ये काम कर रहे हैं। देश का युवा खुले में कहता है भैया मुसलमान टाइट हो रहे हैं इसलिए हमें भाजपा को चुनना है, उनकी मस्जिदें टूटेंगी इसलिए हमें भाजपा को चुनना है। इन्होंने देश के युवा के मन में यह बात बैठा दी है कि भाजपा ही मुसलमानों को खत्म करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो नफरत फैला करके चुनाव जीतना ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। योगेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप धर्म पर बांट रहे हैं लोगों को। ये धर्म की राजनीति ना भाजपा करती है ना करती है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 1945 में सिर्फ और सिर्फ 1100 मस्जिदें थी, आज के टाइम में 11.5 लाख मस्जिदें हैं। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम के लिए हम इस्लाम के विरोधी हैं, तो ये इतनी मस्जिदें बन कैसे गई है? 84 दंगे मत भूलिए। आपने राज थोड़ी ना करा है जो मस्जिदें आप बनने से रोक दोगे। आप तो अभी 11 साल से आए हो। अरे राज तो नहीं करा, राज तो कांग्रेस सरकार में किया, तभी तो मस्जिदें बन गई। हाँ, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। 3 तलाक लेके आए। आप तो चाह रहे हो मस्जिदें टूटे। आपको मस्जिदों का आंकड़ा तो पता है, आपको ये नहीं पता देश में रोजगार निर्माण होगा। आपको ये नहीं पता कि देश में बेरोजगार तरीके से निर्माण होगा तो मस्जिदों का आंकड़ा किया जाएगा। है देश में 11.5 लाख मस्जिदें हैं। यही ट्रेनिंग तो आपको दी जा रही है भाजपा में बैठा करके कि मस्जिदें गिनवाई जा रही है, किस राज्य में आपके पास ये आंकड़े हैं, राज्य में कितना रोजगार है। नवीन जी ये बताइए कि जो मस्जिदें ये गिनवा रहे हैं वो मस्जिदें अवैध अतिक्रमण की वजह से टूट रही है या फिर धर्म को आड़ में रखते हुए तोड़ी जा रही है? ये कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है, क्योंकि विशेष समुदाय को लेकर इस तरह से बातचीत डिबेट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिबेट सबके लिए देश की डिबेट है। देश के मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, विशेष समुदाय को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। इस पर क्लियर कीजिए जरा कि मस्जिद को जब तोड़ा जा रहा है तो क्या अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है या फिर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आशा जी देखिए, ऐसा है कि जो भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो मंदिर हो या आपका मजार हो या मस्जिद हो या कुछ और हो, निश्चित तौर पर उस पर कानून का डंडा चलता है, वो कानून की कार्रवाई होती है और कानून के दायरे में होती है। उसको आप ये नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके का वातावरण आप बना, ठीक है, धर्म का जागरण कीजिए, बहुत अच्छी बात है, धर्म जागरण होना चाहिए, लेकिन धर्म जागरण इस कीमत पर होगा कि देश के साथ रुपया डॉलर के सामने औंधे मुंह गिर जाएगा और आप धर्म जागरण करते रह जाओगे। विश्व प्रतिस्पर्धा में आज हम खड़े कहाँ हैं? चिंतन इस बात पर होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी चाहिए पूरे देश विश्व रही तो आपने कहा आपकी बार ट्रंप सरकार, आपने वहां दूसरी पार्टी को तो पूरे देश का दुश्मन बना दिया ना। जब वो सत्ता में आएगी तो क्या होगा व्यवहार अपने साथ? इसी तरीके से आपने पूरे विश्व के तमाम देशों में गए, हाउडी मोडी किया, यहाँ नमस्ते ट्रंप आप करते रहे और लाखों लोग मर गए इस देश में कोरोना से। क्यों नहीं आपने इंटरनेशनल फ्लाइट हुई? बात तो राहुल गांधी ने भी की, समर्थन करना पड़े, जो सही बात है। दूसरी चीज आती है कांग्रेस के साथ, जो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पंडित नेहरू हैं जिन्होंने लगभग अपने जीवन के 10 वर्ष का समय जेलों में गुजारा है आजादी की लड़ाई में। तो पंडित नेहरू की बराबरी मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए, उनसे तुलना भी नहीं करनी चाहिए। कि जितने भी IIMs हैं, IITs हैं और जो सब डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, DRDO है, ये सब चीज इसरो है, क्या है? पंडित नेहरू की देन है। आपने उसमें कुछ नया किया हो तो बता दीजिए। पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोई बिल्डिंग आपने नहीं बनाई हो तो बता दीजिए। नहीं बनाई, मैं बता रहा हूँ, बोले एक मिनट मैं सच्चाई बोलता हूँ, मुझे मेरा कोई लेना देना भाजपा और कांग्रेस से नहीं, मैं जो वो देखता हूं वो बोलूंगा। तीसरी चीज होती है कि अब UGC जिस तरीके से -40 को लेके आ गई, मजाक चल रहा है देश के अंदर। -40 वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेगा, करेंगे आप? आरक्षण इस देश का कैंसर है।
इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वास्तविक दलित जिसको मिलना चाहिए था, वो 75 वर्षों से आज भी अछूता है उससे। उस बेचारे को तो मिल ही नहीं रहा जो हकदार है। क्रीमी लेयर मजे ले रही है उसके, और सरकार आंख पर पट्टी बांध के गंधारी बनी बैठी है, उसका क्या करेंगे आप? चलें योगेश जी, -40 पर योगेश जी जवाब दे दीजिए। आप निंदा करेंगे भाजपा की और यूजीसी की सरकार की, या नहीं करेंगे, या समर्थन चलें करेंगे? तो क्या योगेश जी आधार है? जवाब दीजिए। ये बात करते हैं एक तरफ कि सब काम पंडित जी ने किया है। देखिए, ये भूल गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ही पहले वो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, जिन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। ये वो भूल गए। देश को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ा काम किया गया था उन्होंने। आज जो भी बात कर रहे हैं ये देश में बैठकर, ये वो बात भूल गए हैं कि देश को मजबूत करने का सबसे बड़ा काम तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलते इसके रहिए, अलावा भी कुछ बोल दीजिए। बोलिए बोलिए योगेश ये जी। बहुत सारे काम -40 बहुत सारे काम किए हैं बता इन्होंने, दीजिए। और ये वो चीज को नहीं मानेंगे क्योंकि अब सरकार हमारी है। और हम, ये लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म की बात नहीं, करते हैं, ऐसा 3 कुछ से नहीं 4 है। सवाल उन्होंने रखे इस्लाम हैं के लिए हमने योगेश उतने जी। ही काम किए सबसे हैं। पहला सवाल उन्होंने रखा कि तमाम जो योजनाएं, परियोजनाएं जो आप विकास गिना रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का है। नया क्या लेकर आप लोग आए हैं, क्या विजन लेकर आए, वो जरा बताइए। फिर वो कह रहे हैं कि -40% वाला भी डॉक्टर बनेगा, क्रीमी लेयर इसका फायदा उठा रही है। देखिए, वो एक भाजपा की एक अंदर की बात है, और उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं वो उनकी आपस की बात होती है। जितने भी चीजें होती है मोदी जी फैसला लेते हैं, पार्टी फैसला लेती है। लेकिन इस देश के लिए काम किया गया है। उससे पहले क्या चीजें नहीं थी? पंडित नेहरू से ही सारी चीजें आई थी। आशा जी, मुझे गिने लगता है जी। कि विषय की शायद जानकारी का अभाव है योगेश गिने जी को। जी। मैं -40 जो मेडिकल की पीजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पार्टी का फैसला नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको लागू किया है, सरकार की मर्जी से हुआ है। मेरा ये पूछना है कि क्या सवर्ण समाज के बच्चे और जो मेधावी छात्र हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए बजाय इसके? और -40 मतलब जो आदमी फेल है पूरी तरीके से, 0 नंबर, उससे भी नीचे 40, जिसने 40 अटेम्प्ट किए, 40 ही 40 गलत कर दिए, आरक्षण को उसको लाने आप वाली स्पेशलिस्ट बीजेपी है डॉक्टर क्या? बनाएंगे? नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाएंगे, इलाज क्या? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल जो इसके समर्थन में हैं वो ये तय कर रहे हैं, और ये कानून बन जाना चाहिए अगले सत्र में कि भैया डॉक्टर जितने भी वो -40 वाले होंगे वो जनता का इलाज करेंगे, नहीं योगेश जी जवाब दीजिए। नेताओं ठीक का है, हो इलाज गया करने के नवीन लिए जी, रखे जाएंगे। इस पर स्वीकृति मुद्दा होगी सिर्फ क्या? डॉक्टर पर चला गया। चलें जल्दी से जवाब दीजिए योगेश जी इस पर। ये डॉक्टर की बात तो देखिए देश में किस तरह से की जा रही है और क्या किया है वो तो आपने सभी ने जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर की ही बात है, बहुत सारी विषय हैं इस बारे में जिनमें काम किया गया है। ये इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा बना लिया है कि डॉक्टर की वाली बात पे। गिने जी, वो ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इस बात का मुद्दा मैडम, डॉक्टर्स वाला मुद्दा, विकास UGC वाला वाला। मुद्दा, नहीं मैडम देखो, भ्रष्टाचार वाला देखिए मुद्दा, आज रोजगार वाला मुद्दा, आप हम लोगों की तरफ से तो तमाम मैडम हम मुद्दे तो उठाए जाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा, ये बस मैडम हम तो यही काम करती है ये बिल्कुल पार्टी, यही काम बिल्कुल करती ठीक है, हो गया। मैं मैडम जवाब दे UGC देता हूँ। सरकार ने कभी हमने ऐसी आरोप नहीं लगाई जब वो हारी है। अरे योगेश जी, जब मैं आपको बोलने का मौका देती हूँ तो आप बहुत ढीले पड़ जाते हैं, और जब दूसरा बोलता है तो मैडम, आप सबसे इंटरप्ट बड़ी कर बात- देते हैं। अब सुन लीजिए ना पहले, फिर चलें। मैडम गिनी जी, सबसे बड़ी बात ये है, हम तो एक ही बात जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर अगर टूटते हुए हमने देखी है तो इस सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से देखी है। आज हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, उसके लिए बात नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम मैडम क्या है, आज ये जिसको हमारी प्रॉब्लम बताते हैं वो हमारा दर्द है। हमें दर्द है देश के युवाओं का, हमें दर्द है किसानों का, हमें दर्द है जो नफरत में ढकेले जा रहे एक युवा हैं जो धर्म के मार्ग पे इन्होंने भटका दिए हैं। आप ये देखो, शंकराचार्य जी को आज नोटिस जारी करके ये पूछ रहे हैं कि तुम बताओ शंकराचार्य हो या नहीं हो। अब ये तय करेंगे, अब योगी जी तय करेंगे कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। तो आप ये देखो ना मैडम, इनका हर बयान नफरत का, धर्म से जुड़ा होता है, कभी विकास की बात नहीं करती भाजपा। अगर कोई विकास की बात करे तो इनके पास जवाब मस्जिद मंदिर के अलावा होता ही नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा नहीं, परेशानी देश ये है के कि अंदर भाजपा रहने के वाले जितने जो लोगों को, प्रवक्ता हैं, अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं इनको ट्रेनिंग पता क्या दी जाती है
कि जब भी कोई मुद्दों की बात करे आप धर्म को आगे ले आना। नहीं, ये मुद्दे बचाव को ले करते हैं। लीजिए ना आप लोग, इन्होंने लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी हो रही है तो क्या मुद्दा बनाने की जरूरत है? अब पीएम ने तो कहा कि नहीं, घुसपैठियों मैडम, को बाहर निकालना ही निकालना है, नहीं ट्रांसपेरेंसी रहने देंगे हम देश के अंदर। किस चीज की तो किस फिर चीज की उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की ट्रांसपेरेंसी बात तो कर रहे करनी हो? पड़ेगी जो ना, जो उसके लिए एसआईआर मैं तो आपको करना जवाब दे रहा हूं, पड़ेगा। आप किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो? जो प्रधानमंत्री अपने पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने नहीं रख सका, वो इंसान, वो शख्स, वो शख्सियत, वो प्रधानमंत्री साहब, आप उस बीजेपी से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी किसी अच्छा, भी अगर चीज में रखेंगे? ट्रांसपेरेंसी नहीं ये किसी थी चीज में तो फिर जीडीपी 7.4% पहुंचने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? फिर उसके बाद ये तीसरे पायदान पर पहुंचने मैडम की इनको कोशिश क्यों इकोनॉमिक्स, कर रहा है मैं आपका भारत? चौथे पर कैसे पहुंच गया 11वें पायदान से सीधा? काम नहीं किया क्या देश के अंदर? विकास नहीं हुआ है क्या गिनी जी? मैडम सुन तो लो, आप भी सुन लीजिए। मैं आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाता हूं कि इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, यानी कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ेंगी, तो वो देश का जीडीपी चाहे बढ़े या घटे, उससे देश का विकास नहीं होता। आज जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर को तो नहीं कैसे दिखाता। विकास होगा? आप इकोनॉमिकली समझा अगर दीजिए, आप फिर चाह रहे हो- विकास कैसे नहीं, होगा आप गिनी चाह रहे जी? हो कि जीडीपी, आप चाह रहे हो मैडम, जब विकास तब होगा जब जीडीपी का पैसा सही तरीके से लोगों के विकास में लगेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर में लगेगा। जब तक देश के आर्थिक कल्याण में देश का पैसा नहीं लगेगा, जब तक देश का विकास तो जो नहीं होगा। सरकार आप GDP आत्मनिर्भर जितना भारत, मुद्रा योजना, स्वदेशी का इस्तेमाल कीजिए, वो क्या लेकर आ रही है? फिर क्या रोड मैप, क्या विजन है मैडम, सरकार का? ये पॉलिसियां इंप्लीमेंट होने से पहले फेल हो गई कि देश का आप पैसा इकोनॉमिक्स की देश भाषा के में अंदर समझो। फ्लो बढ़े, जब कोई- इकोनॉमिकली समझा रहे हैं ना आप? जब आप कोई इकोनॉमिक पॉलिसियों को लॉन्च करते हो तो आपको उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए, आपको आंकलन करना चाहिए। अगर आप एक रणनीति बना रहे हो तो आप उसको साल बाद देखोगे कि आपके द्वारा बनाई गई रणनीति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। गिनी जी, भाजपा एग्जाम्पल द्वारा के जितनी तौर भी पर रणनीतियां समझाइए, बोलना क्या चाहते हैं? किस पर जाना चाहते हैं? उधार पर बात करना चाहते हैं? किस पर बात करना चाहते हैं? मैडम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी पॉलिसियां भाजपा ने बनाई हैं, आप योगेश जी से पूछ लो, उनकी कामयाबी का आंकड़ा बता दें हमें, कौन सी पॉलिसी कामयाब हुई है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई फायदा नहीं है, जल नल योजना का कोई फायदा नहीं है, मुद्रा योजना का कोई फायदा नहीं है, सुकन्या योजना का कोई फायदा नहीं है, रोजगार योजना को लेकर कोई फायदा नहीं है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर कोई फायदा नहीं है। योगेश जी, ये तमाम आपकी लिस्ट तो मैंने गिना दी, वो कह रही कि कोई फायदा नहीं है आपकी इन योजनाओं का। देखिए मैडम, ये यही काम करती है इनकी पार्टी। मैं बता रहा हूँ आपको, आरोप पे आरोप लगाना। खुद की सरकार थी तो कुछ नहीं किया, आज इन्हें शंकराचार्य की याद आ रही है। आपसे सवाल है, सवाल को आरोप बता रहे हो। गिनी जी जवाब ले लीजिए, अभी रुक जाइए। उस टाइम पे कांग्रेस क्या कर रही थी? कार सेवकों पे जब डंडे चले तब इनकी सरकार क्या कर रही थी? आज शंकराचार्य जी की इनको याद आ रही है? तो आप भी मारोगे? रामलला जब अगर कांग्रेस ने मारा तो आप भी मारोगे? नहीं, अगर कांग्रेस ने मारा तो अरे गिनी जी सुन लीजिए ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। योगेश जी बोलिए। है ना, वो तो कह रहे कांग्रेस ने मारा, इसलिए हम भी मारेंगे। मारो। अरे पहले पूरा तो करने दीजिए, कहाँ बोल रहे हैं कि हमने मारा है? 84 में क्या हुआ फिर? गिनी जी प्लीज मुझे दूसरे मुद्दों पर मत जाने दीजिए, एक ही मुद्दे पर रहिए। फिर तो बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हर एक सरकार ने अपने अपने समय में क्या क्या काम किया है, फिर वो तो चिट्ठा खोलना पड़ेगा। फिर आप 84 के जिक्र क्यों कर रही हैं? तो फिर क्या करूं? योगेश जी जवाब दीजिए। तो आपको मैं सरदार दिख रहा हूं? अगर मैं सरदार दिख रहा हूं तो अरे गिनी जी फिर आप विशेष समुदाय पर चले जाते हैं। मैं सरदार दिख रहा हूं तो आप 84 में आ गई। आपको मैं सरदार दिख रहा हूं तो आप 84 में आ गई। अरे गिनी जी अब आप इतनी क्यों आग बबूला हो गए ना? तो 2000 अब बताइए ना, उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार किसकी थी? योगेश जी, योगेश जी 2 दंगों में गुजरात, आप सवाल दो। हाँ तो वो भी जवाब लेंगे ना, 2002 में क्या हुआ, गोधरा कांड में क्या हुआ, तो ले रहे हैं ना जवाब। ये विशेष समुदाय को लेकर बांटने की कोशिश मत किया करें आप लोग। योगेश जी जवाब दीजिए प्लीज। गिनी जी नहीं, दंगों की हो रही है तो मैं भी उसी पर बात करूंगी ना। फिर जवाब दीजिए योगेश जी जल्दी से। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं योगेश जी? देखिए एक तो तैयारी कर आया करें प्लीज डिबेट के अंदर। सही बात नहीं है, क्योंकि हम जवाब देंगे तो ये सुनेंगे नहीं। इनके लिए वोट चोरी, वोट बैंक, बस यही चीजें हैं इनके लिए। बात इनके धर्म पे कर दो, किसी चीज पे कर दो तो ये चुप हो जाते हैं। नितिन नवीन जी
आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जब जब सत्ता में आई हैं तब तक लोगों को बांटने की कोशिश हुई है, वोट बैंक बटोरने की कोशिश हुई है? किसी एक पार्टी का साथ मत दीजिएगा प्लीज, नहीं, मैं बहुत चाहे वो किसी भी पार्टी का नाम हो। अपने अपने समय में हर किसी ने वोट बैंक बटोरा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो कांग्रेस के पास एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण और सवर्ण समाज, ये बड़ा वोट बैंक था। उसके साथ पिछड़ा भी आता था। कांग्रेस ने लंबे कालखंड तक इस देश के अंदर शासन किया है और डिवाइड जनता को अपने अपने वोट बैंक को सेव करना। तो भाई अब अगर जनता नकार रही है तो उसका गुस्सा लोगों पर क्यों निकाल रहे हैं? अपने चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि नहीं, कि क्या बीत रही है इस वक्त देश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, गिरीश जी आपका भी धन्यवाद और योगेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए वोट बैंक बटोरने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन अपने अपने समय में रणनीति किस तरह से पार्टियां बनाती हैं ये बड़ा सवाल होता है। और इस बीच में जनता को समझने की जरूरत होती है कि जनता को क्या करना है, सोच समझकर वोट आपको करना है। और जनता जनार्दन है तो बहुत समझदार है कि पार्टियां किस तरह की रणनीति बनाने की कोशिश करती हैं, नैरेटिव बिल्ड अप करने की कोशिश होती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।